अच्छा, हम लोग 5 लोग थे, लेकिन आई वॉज द नंबर 1। तो सबसे पहली जो बनी वो मैं थी। अगर हिस्ट्री लिखी जाएगी तो पहली मेंबर पंजाब की कौन थी, तो वो मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने ये इज्जत दी मुझे। आज भी नून लीग वाले वो बात करते हैं तो कहते हैं कि तुम लोगों ने इतना वक्त डाला हुआ था और हम इतनी बड़ी ऑपोजिशन है, हम उस तरह नहीं कर पा रहे जैसे तुम लोग करते थे। मेरे पास भी एक एप्लीकेशन आई बड़ी टॉप की एक्ट्रेस की कि मैंने दुबई में फ्लैट खरीदा है, इसमें इतने करोड़ कम है, वो मुझे दे दिए जाए। अच्छा, तो पेंडेमिक की सूरत हाल थी, मैंने कहा जो आपने दुबई पे फ्लैट खरीदा है ना, उसको भी बेच के उधर ही ले आए, उस मुल्क को जरूरत है। आपके बारे में है कि ये आपकी तीसरी जिंदगी है। एक बार तो बचपन में हुआ, और उसमें ये हुआ कि मैं 2 हॉस्पिटल्स ने मुझे मेडिकली डेथ डिक्लेयर करके, अच्छा, और मेरे वालिद साहब कराची गए हुए थे, तो वो मेरा जनाजा सारा तैयारी हो रही थी, और मेरे वालिद साहब आए तो बस जनाजे से वो लाश उठा के भाग गए। तो सब ने कहा कि ज़हनी सदमा है। फिर एक मेरी सेकंड डिलीवरी पे, उस पर तो मैंने एक्सपीरियंस किया लाइफ आफ्टर डेथ। अच्छा, मुझे बिल्कुल पता चला कि इस तरह जान निकली और एक शोर से। फिर कमरा था और मैं कमरे की छत से खुद को देख रही थी। तब भी मेरे अबू मेरे पास पे भागे गए हैं, मेरी सास थी और डॉक्टर आ रहे हैं और ये कर रहे हैं। तो मुझे समझ आ गई कि मैं गई। मुझे किसी ज़माने में शायरी कर लेती थी, अब तो खैर म्यूज़िक, अगर टाइम मिले तो म्यूज़िक सुनना या फ्रेंड्स के साथ टाइम गुजारना। गाना गा लेते हैं? तो बस करो, लोगों को भगा रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवालनामा और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबिदीन। नाज़रीन, आज हमारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर सूबाई असम्बली सादिया सुहेल राना साहिबा। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया जैन, आपका भी बुलाने का। अच्छा मैडम, बहुत पुरानी हैं आप पीटीआई में, ठीक है? जितनी पीटीआई पुरानी है उतनी आप पुरानी तो जितनी पुरानी कह रहे हो, लोग मेरी उम्र को समझेंगे उतना। चले इसको एक दफ़ा साइड में रखते हैं। आप तलीमी सफ़र का हमें थोड़ा सा बताएं कि कहाँ से शुरू किया और कहाँ तक। अच्छा जी, मैं लाहौर कैंट में, क्योंकि होश सोमाली और पैदा हुए। अच्छा, और उसके बाद मैं आर्मी स्कूल की पढ़ी हुई हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की लाहौर, यहाँ से लाहौर से, और पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो हमारा कॉलेज जो था पहले इस्लामिया गर्ल्स कॉलेज था, उसके बाद लाहौर कॉलेज, और उसके बाद मतलब मैंने ग्रेजुएशन की स्टैट्स, इकोनॉमिक्स और मैथ्स में। अच्छा, तो काफ़ी टफ सब्जेक्ट थे उस टाइम, लोग कोई नहीं रखते थे। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जो है, क्योंकि शादी ज़रा मेरी अर्ली हो गई थी, अच्छा, तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था आके पढ़ने का, और तो मौका नहीं मिला, शादी होके रुखसती हो गई। वहाँ पे स्टॉप हो गया वहाँ पे। तो ये कितने भी एमपीज़ आई हैं यहाँ पे पीटीआई की ख़ास तौर पे, उनकी बड़ी अर्ली एज में शादी होती रही है, मतलब बीए के फ़ौरन बाद। ये क्या कोई क्राइटेरिया सेट किया हो पीटीआई वालों ने कि बीए के बाद शादी कर देनी फ़ौरन? नहीं, मगर मेरी तो रिजल्ट भी बाद में आया था। उससे भी पहले शादी हो गई। असल में ना, हमारा कश्मीरी ख़ानदान और जो हमारा एज ग्रुप है, उसमें शादियां टाइम पे करने की, जो ज़रा जल्दी करने का रुझान ज़्यादा था। अब आज का दौर डिफरेंट है, आज की बच्चियां इतनी जल्दी शादी का हम लोग नहीं सोचते, लेकिन अब जो है, हमारे टाइमों में पेरेंट्स इतना आपसे इजाज़त नहीं लेते थे। अच्छा, वो पहले से डिसाइड कर लिया तो कर लिया। ठीक ठीक। मैडम, तलीमी सफ़र आपने दरमियान में छोड़ा शादी की जल्दी में। शादी की जल्दी में गलत कभी तो गलत है। मैं तो इतनी क्रेजी थी, मुझे डॉक्टर बनने का बहुत शौक था। अच्छा, लेकिन वो हमारी कश्मीरी फैमिलियों में जी शादी छेती करनी है तो डॉक्टर बन के एनके लग जाएंगी तो ये हो जाए, पता नहीं अजीब अजीब कॉन्सेप्ट्स होते थे। तो इसलिए 18-19 साल की उम्र में शादी हो गई। लेकिन है कि मैंने ज़िंदगी में डिग्रियां शायद ना ली हूँ, लेकिन अपनी तालीम का सिलसिला, ज़िंदगी को पढ़ने का सिलसिला जारी रखा। तो सियासत की तरफ कैसे आना हुआ? अच्छा जी, सियासी सफ़र का कुछ ऐसे हुआ, जब मैं पाकिस्तान आई, एक तो कुछ करने की लगन थी बहुत ज़्यादा। अच्छा, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, पॉलिटिक्स का तो मैंने सोचा भी नहीं था। एक तो था कि बस कोई काम, कुछ सोशल वेलफेयर, कोई इस तरह। लेकिन इत्तेफाक से मेरे घर के बिल्कुल पास ही खान साहब का एक छोटा सा 25 लोगों की एक तकरीब थी, जिसमें मैं भी चली गई, और वहाँ मेंबरशिप भी हो रही थी, मेंबर भी बन गई। और अगले दिन खान साहब के ऑफिस से फ़ोन आ गया कि आप हमें ज्वाइन करेंगी। और मैंने बगैर उस टाइम, क्योंकि उस टाइम जो खान साहब ने गुफ्तगू की, हालांकि जितनी अच्छी खान साहब अब तकरीर करते हैं उसके मुकाबले में, तब तो बिल्कुल जो वो बात कर रहे थे ना, वो ज़हन उनके मुंह में से निकल रही थी और हमारे दिल में उतर रही थी, क्योंकि वो दिल से बात कर रहे थे। तो वो चीज़ मुझे बहुत मुतासर की। और एक चीज़ तो मुझे वाज़ह हो गई कि ये शख्स जो है ना, खेल के मैदान का हीरो है, हर जगह
लेकिन पाकिस्तान से बेइंतहा मोहब्बत करता है। तो वो जो मेरे अंदर की पाकिस्तानियत थी ना, जो मेरे खून में दौड़ती थी, उसने भी जोश लिया। बस जैसे उन्होंने पूछा कि आप काम करेंगे, मैंने बगैर कुछ सोचे समझे कि क्या होगा और पता नहीं हमारा कोई, हम कहीं पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, तब इतने कम लोग थे, लेकिन मैंने बस हाँ कर दी कि हाँ बस मुझे करना है काम ना। तो बस अल्लाह ताला ने उस सफ़र को, और मेरा अगर आप पूछो कि वो सफ़र में कहाँ से गुजरी, तो मैं ग्रास रूट वर्कर। मैं पहले अपने इलाके की मेंबर बनी, फिर एग्जेक्टिव मेंबर बनी, फिर अपनी यूनियन काउंसिल की प्रेसिडेंट बनी, फिर अपने सूबाई हल्के की प्रेसिडेंट बनी, फिर मैं प्रेसिडेंट लाहौर बनी और काफ़ी साल रही। फिर मैं पार्टी का इलेक्शन जीत के इलेक्टेड सेक्रेटरी जनरल पंजाब बनी। मेरे साथ मेरी प्रेसिडेंट थी सैयदा सलोनी बुखारी, और फिर मैं 2013 में पीटीआई की हिस्ट्री की पहली फीमेल एमपीए बनी। तो ये कैसी फीलिंग्स थी कि 2013 में पीटीआई उस कदर नहीं जीत सकी सीटें जितनी उम्मीद थी, क्योंकि जो एक हाइप क्रिएट हुई 2011 के जलसे के बाद, और फिर इमरान खान साहब वो जब गिरे तो वो थोड़े से मसाइल हुए। तो 2013 में अकेले मेंबर होना रिजर्व सीट पे कैसी फीलिंग थी, और कैसे रिप्रेजेंट करती थी वहाँ पे ऑपोजिशन में बैठ के? अच्छा, हम लोग 5 लोग थे, लेकिन आई वॉज द नंबर 1। तो सबसे पहली जो बनी वो मैं थी। अगर हिस्ट्री लिखी जाएगी तो पहली मेंबर पंजाब की कौन थी, तो वो मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये इज्जत दी। अच्छा, बहुत गिरे चुने लोग थे, टोटल 31 लोग थे, और जिसमें हाउस में भी 10-12 से ज़्यादा नहीं बैठते, लेकिन बिलीव कीजिए हमने डट कर ऑपोजिशन की, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लेजिस्लेशन का भी रिकॉर्ड तोड़ा, और असेंबली को, फ्लोर को सही मायनों में जिसे कहते हैं ना यूटिलाइज करना, वो किया। और मुझे आज भी नून लीग वाले वो बात करते हैं तो कहते हैं कि तुम लोगों ने इतना वक्त डाला हुआ था और हम इतनी बड़ी ऑपोजिशन है, हम उस तरह नहीं कर पा रहे जैसे तुम लोग करते थे। बस ये था कि क्योंकि खान साहब ने बात बड़ी वाज़ह कही थी, कहते मैं असेंबली के फ्लोर पे तुम लोगों की आवाज़ की टोन से समझूंगा कि कौन किधर किसके मुफादात कहाँ मुंसलिक हैं। ठीक है, जितनी आवाज़ बुलंद करके तुम हक की सच की बात करोगे तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मेरी टीम है। तो हम खान साहब की टीम थे, हैं और रहेंगे, तो इस हिसाब से हम इस्तेमाल किया उसको। ठीक, तो उस टेन्योर में सबसे ज़्यादा जो लेजिस्लेशन थी वो भी आपने करवाई, तो ये क्रेडिट भी आपको जाता है? जी, करारदादें मेरी रिकॉर्ड थी, और मेरा ये हाल होता था कि मैं बैठी हुई हूँ टीवी के आके, जैसे जैसे खबरें आ रही है मैं उसी वक्त लिख के और सुबह जाके असेंबली में जमा। बस कोई इशू ऐसा नहीं था मेरी नज़र से मिस करूँ, हर चीज़ को पकड़ कर उसका, असल में ये मिशन था, क्योंकि हमने पार्टी कोई ज्वाइन इसलिए नहीं की थी कि एक दिन मैं एमपीए बनूंगी, मैं तो सोच को भी नहीं था। हम जब पार्टी ज्वाइन की हमें तो पता ही नहीं था कि हम ये लोग कभी बढ़ भी सकते हैं। जब मैं लाहौर का जो जलसा था अक्टूबर का, 30 अक्टूबर का, तो उस टाइम में प्रेसिडेंट लाहौर थी। अच्छा। तो और मियाँ महमूद रशीद मर्दों के प्रेसिडेंट थे। तो और हम लोग ने 50,000 कुर्सियाँ पहले लगाई जलसा गाह में, और हम बैठ के सोच रहे थे कि ये भरेंगी कैसे भरेंगे। हमने हम दिन रात मेहनत की थी, फिर हम कभी टेंट लगा रहे हैं कि अच्छा कुछ कवर हो जाए, लेकिन जब अल्लाह ताला ने इस तरह कामयाबी दी, तो उससे पहले तो हम ये सोच भी नहीं सकते थे। असेंबली में आके भी ये नहीं था, मकसद ये था जो स्ट्रगल किया है इमरान खान साहब ने 23 साल की, इसको हमने उसकी असल मंजिल तक पहुंचाना, और कोई पॉलिटिकल वो नहीं थे, एम्स नहीं थे। तो आप अकेली यहाँ पे वुमेंस को लीड करी है, महमूद रशीद साहब उसको करें, एक ही पार्टी पीटीआई, और आपने यादगार वो जो जलसा गाह वो भर दी। लेकिन पीडीएम का जब जलसा हुआ और इतनी सारी जमातें और वो कुर्सियाँ खाली, और वो जो आप टैक्टिक्स सोच रहे थे उन्होंने वो वहाँ पे अमली शक्ल में की, जो पीटीआई भी कहती है और लोग काफ़ी लोगों से भी सोचने से भी पता चलता है। तो आपने कैसे मुमकिन किया कि वो सारी भर ली, और उनसे क्यों नहीं हुआ? देखिए, किसी भी जगह को, किसी भी तहरीक को कामयाब कराने के लिए ना, उसके पीछे जो विल और जो जज्बा होता है ना, वो मायने रखता है। ठीक है। अच्छा, हमारा जो पार्टी के जो सपोर्टर और वोटर्स जो थे ना, वो था पहली बार इमरान खान ने उन लोगों को सेंसिटाइज किया है जो समझते थे इलेक्शन में उनका कोई काम ही नहीं है, घरों में बैठ के टीवी चैनल चेंज करते थे, हॉलीडे सेलिब्रेट करते थे। उन्होंने अच्छा उन जज्बे को उभार तो दिया, अब उसको हमने डायरेक्शन देनी थी। टीम थी, मैं ये कहूँगी कि सैयदा सलोनी बुखारी, हम ख़वातीन को, फौजिया कसूरी, ये वो चेहरे थे जो हमें लेके निकलते थे। हम घरों में गए। अच्छा, हमसे औरतें पूछती थी कि हम अगर क्यों आए,
और हमें आने का क्या दोगे? तो हमने तो ये कल्चर, हमें तो पता नहीं था जो कल्चर था, एक ट्रेडिशनल कल्चर। तो मैं उनको एक जवाब देती थी, मैं कहना मेरे पास आपको कुछ देने के लिए नहीं है। हाँ, अगर आपने आना है, आप इमरान खान के लिए ना आए, आप अपने बच्चों के लिए आए, आपने उनके मुस्तकबिल के लिए आए, एक बेहतर पाकिस्तान के लिए आए। और अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 महीने हमने घर बैठ के नहीं देखा, गली मोहल्ले ये पैगाम इमरान खान साहब का पहुंचाया। और उसके नतीजे में वो पढ़ी लिखी एक सोच वाले और एक बेहतर लोग, जब उस तक खान साहब ने उनको पॉलिटिकल अवेयरनेस दी, तो वो फिर घरों से निकले। अब बिलीव करें, हमने किसी को किराए नहीं दिए, हमने किसी को पैसे नहीं दिए, लोग जोक दर जोक फैमिलियों के साथ शामिल हुए। और ये अल्लाह की खास मेहरबानी और इमरान खान साहब की वो स्ट्रगल और उनका वो पैगाम जो लोगों तक पहुंचा, ये सब उसकी वजह से, और हम लोगों की जो उनकी टीम थे दिन रात की मेहनत की वजह से। वो क्रूशल टाइम आपने देखा, वो हालात देखे, मुल्क के मसाइल देखे। 3 साल हो गए हैं पीटीआई हुकूमत को। आप क्या समझती हैं, क्या बेहतरी ला सके हैं आप लोग पाकिस्तान में? अच्छा, मेरे लिए कंपैरिजन करना बड़ा आसान होता है दूसरों की निस्बत, ठीक है, क्योंकि आई एम द ओनली वन इस टाइम असेंबली में फीमेल जिसका ये सेकंड टेन्योर है। ठीक है, बाकी सबका पहला टेन्योर है। और चीज़ों को समझने में, और जब आपने ऑपोजिशन देखी हो ना, तो आपके पास कंपैरिजन होता है करने के लिए, क्या पहले क्या हालात थे और आज क्या है। देखें, हमने शायद ज़ाहिरी तौर पे आपको बहुत बड़ी चेंजेस नज़र ना आए, लेकिन जो हकीकी मायनों में तब्दीली आई है वो आई है पॉलिसी मेकिंग की, इदारों को मजबूत करने की। मैं इस टाइम खुद 3-4 इदारों को देख रही हूँ। LDA की हिस्सा हूँ, पावर एनर्जी का हिस्सा हूँ, मास ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का हिस्सा हूँ, अलमरा में देख रही हूँ। हमने ना पहले ये था कि वही बात है कि वो हम डेवलपमेंट पे फोकस करते थे, वो चीज़ें बनाते थे जो लोगों को नज़र आती थी और वाह वाह होती थी, और उस पर आप वोट भी लेते थे। हमारी जो आवाम है ना, बड़ी मासूम है, इनको बड़ा इजीली मैनिपुलेट लोग कर लेते हैं, क्योंकि इनमें इतनी पॉलिटिकल पहले नहीं थी अप्रोच। आज चेंज है सिनेरियो। आज जो एक रेडी बहन है ना, आप उससे सियासत पे बहस करें, वो आपको तुर्की पर तुर्की जवाब देगा, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो आज हमें वो चीज़ बदलने के लिए हमने ह्यूमन डेवलपमेंट पे बहुत काम किया, ठीक है, जो उससे पहले टोटली निगलेक्टेड था। ठीक है। और राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, ये फोकस, क्योंकि देखिए जब तक आप अदारों को सियासी इन्फ्लुएंस से पास नहीं करेंगे, राइट पीपल फॉर द राइट जॉब नहीं होगी, और लोगों के आप हकूक़ की पासदारी, उनको सेहत की सहूलत देना, भूख आपका सबसे बड़ा मसला है, तालीम आपका सबसे बड़ा मसला है, आपकी पनाहगाहें बनाई एहसास प्रोग्राम के थ्रू नौजवानों के लिए, बेवाओं के लिए, बूढ़ों के लिए, और इवन ट्रांस के लिए पहली बार, स्पेशल पीपल के लिए ये पहली बार इस तरह काम हुआ है। क्योंकि देखिए जब भी कोई आप हुकूमत काम करती है ना, वो 2 चीज़ें उस पर बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो होता है उसकी पॉलिटिकल प्रायोरिटीज़, और दूसरा ये होता है कि पॉलिटिकल विल, और दूसरी ये होता है प्रायोरिटी सेटिंग। ठीक है। हमारे यहाँ ये क्या होता है, पॉलिटिकल विल एजेंडे में तो वो आपके अपने जो आप देते हैं मैनिफेस्टो इलेक्शन में, उसमें तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली जो पिछली जमातें रहीं और पिछली हुकूमतें रहीं, उसमें उनका एजेंडा क्यों कभी भी ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं था। वो था कि आज ये इलेक्शन जीत लिया, अब हमने अगला इलेक्शन कैसे जीतना है। ठीक है। हमने वो कौन सी शोबाजी करनी है कि जिससे लोग मुतासिर होकर के वाह वाह करें। तो हमारा मिशन ये नहीं है। तो ये बहुत एक बड़ा वो है डिफ़िकल्ट, एक वो भी टारगेट भी था, और ये डिफरेंस भी इसमें आपको उस गवर्नमेंट में और इसमें नज़र आएगा। लेकिन मैं वो भी नहीं कहूँगी कि हमने दूध की नहरें बहा दी हैं और सब कुछ अच्छा हो गया, क्योंकि जब तक आप रियलिटी को फेस नहीं करते, अपनी कमज़ोरियों को जांचते नहीं और रियलाइज़ नहीं करते, बेहतरी की गुंजाइश नहीं निकलती। अगर मैं कहूँगी जी यहाँ ये टेबल को के वजूद को मानूंगी ही नहीं, तो मैं इसको अगर मरम्मत वगैरह करनी है तो कैसे करूँगी। ठीक है। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि अभी बहुत से काम की गुंजाइश है। ठीक है। अभी लोगों के मसाइल हैं, अभी महंगाई का कंट्रोल है, महंगाई के इश्यूज़ हैं। अभी हमने घर बनाने का जो अज़म किया है वो बना भी रहे हैं। अभी हर पाकिस्तानी को उसका घर नहीं मिला, ठीक है, लेकिन मिलेगा। ये हमने उसका पहला स्टेप उठा लिया। आज तक किसी गवर्नमेंट ने, अभी हम बिजली की बात कर रहे थे कि बिजली जा रही है, अरे किसी गवर्नमेंट ने सवाए जर्नैलों की गवर्नमेंट के बंद किसी ने नहीं बनाए थे, आज डैम्स नहीं बनाए थे। हमने लॉन्ग टर्म देखिए, आपने रेंटल पावर ले ली, पिछली हुकूमतों ने क्या किया, इंतहाई महंगी रेंटल पावर। हमने जो अल्टरनेटिव हैं,
बिजली के जराए, ठीक है, हमने उनको नहीं आजमाया, अब हम उसकी तरफ आ रहे सही हैं। है। हम तमाम सरकारी इदारे और तमाम स्कूल कॉलेजेस इनको सोलर पे कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि बिजली का यूज़ जो है ना, कंजम्पशन, उसको हम कंट्रोल करें। ठीक है। आबादी जिस तरीके से बढ़ रही है उसको पेश नज़र देखिए, हमारे पास एक तो किसी भी अदारे में, किसी भी चीज़ों में डाटा की कमी है, डाटा ही नहीं डाटा है। इज हम फाइलों को पहिए लगाने की आदत है हमें। हम कहते हैं फाइलें तो ख़त्म ना हो, ख़त्म होगी ना तो हमारा तो सारा खाना पीने का सिस्टम ख़त्म हो गया। हमने वासा को पेपरलेस कर दिया, हमने डिपार्टमेंट्स को पेपरलेस करना शुरू किया है, ताकि वो एक क्लिक पे जो फाइल 15 दिन पहिया लगता था जाती थी, अब वो एक क्लिक पे 1 सेकंड पे मूव होती है। मैडम, ओपोजिशन में बैठना और हुकूमत में बैठना, मेन फ़र्क कहाँ है? क्या जब आप ओपोजिशन में थी तो आप अपनी जीत ये समझती होंगी कि अगली दफ़ा हुकूमत में आना है, हुकूमत में बैठ के आप जीत क्या समझती हैं? देखिए, एक तो मेन फ़र्क ये है कि अपोजिशन में आपके पास खड़े होते हैं, आप खुल के तनकीद करते हैं, आपने जवाब नहीं देना होता। हुकूमत में आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बिल्कुल जवाब, यू आर आंसरेबल टू द पीपल और दूसरे अपोजिशन को भी। ठीक है, मैं समझती हूँ आपका सिर्फ गवर्नमेंट में आना ही मकसद नहीं है, ठीक है, आपका मकसद है कि लोगों को रिलीफ देना। ठीक है, देखिए, जमहूरियत जो है ना वो जमूर से निकला, जमूर है अवाम जी, और इससे पहले ये कॉन्सेप्ट रहा, जैसे वो जमूरा बच्चा नहीं डुगडुगी पे नाचता, हमने इस अवाम को नचाया हुआ था। आज हमें जमूर को रिलीफ देना है। अगर हमने जो वादे किए थे, हमने जो बातें की थी, ठीक है, उस पर 100% कामयाबी पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस 5 साल के टेन्योर में हम अपना डिलीवरेंस उस पर कुछ भी काम जो कि हो रहा है, और मैं खुश हूँ कि मुझे फ़ख्र है कि मैं उस कप्तान की टीम का हिस्सा हूँ जो वादा करता है उसको निभाने की ताकत भी रखता है। मैडम, आप अलहमरा में आर्टिस्ट सपोर्ट फंड की चेयरपर्सन, तो हमारे यहाँ काफ़ी मसाइल है आर्टिस्ट को, बड़े हमने देखे जो लोग अपनी ज़िंदगी में बड़ा नाम कमाते हैं और वो बाद में जो आखिरी स्टेज होती है उनकी ज़िंदगी वो बड़ी मुश्किलात में गुजारते हैं। तो इसका असल में मकसद क्या है इस सपोर्ट फंड का, और इसमें कामयाबी किस हद तक है? देखिए, ये पहले भी बना हुआ था, मतलब ट्रूली, लेकिन इसमें ये था कि कुछ अपने मखसूस एक्टर एक्ट्रेसेस को नवाजा जाता था। अच्छा, मैरिट जो है ना, हमने तो पहले इसका क्राइटेरिया डिफाइन किया, ठीक है, और उसका एज ग्रुप और उसकी क्या फाइनेंशियल उसकी है, और दूसरा ये भी हुआ कि बड़ी बड़ी टॉप की एक्ट्रेसेस जो इस टाइम भी कमा रही हैं, मेरे पास भी एक एप्लीकेशन आई बड़ी टॉप की एक्ट्रेस की कि मैंने दुबई में फ्लैट ख़रीदा है, इसमें इतने करोड़ कम है, वो मुझे दे दिए जाए। अच्छा, तो पेंडेमिक की सूरत हाल थी, मैंने कहा जो आपने दुबई में फ्लैट ख़रीदा है ना, उसको भी बेच के उधर ही ले आए, इस मुल्क को ज़रूरत है। असल में हमारे साथ एक अलमिया ये है कि आर्टिस्ट जब तक अपने अरूज पे रहता है वो बेशक, और अच्छा आर्टिस्ट में हम सिर्फ टीवी पे जो 4 चेहरे नज़र आते हैं वो नहीं है, उनके पीछे म्यूज़िक जो बजाते हैं। अच्छा, हमने ना इनको एक तो एज ए अदारा रिकॉग्नाइज नहीं किया, एज एक अपने एज ए जिससे नहीं है ऑन बोर्ड, आप एक एम्प्लॉय आप लेते हैं, फिर उसके कुछ पेंशन्स होती हैं, उसको कुछ आप फैसिलिटेट करते हैं, ये तो बेचारे सारी ज़िंदगी लगा देते हैं ना, कोई कारोबार करने जोगे रहते हैं, और एंड ऑफ द डे जब उनका वो ख़त्म हो जाता है पीक, तो वो फिर बिल्कुल सड़कों पे बहुत ज़्यादा बदतरीन हालत में होते हैं। अच्छा, मैं कुछ एक्टर एक्ट्रेसेस के एक चीज़ से मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है कि जो फ्रंट पे नज़र आते हैं और बड़े बड़े नाम होते हैं, जब वो कमाई भी अरूज पे कर रहे होते हैं ना, तो वो अपने जवाल के बारे में नहीं सोचते कभी। बिल्कुल, वो उस टाइम अयाशियाँ, शादियाँ और ये और वो, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि इंसान का जब अरूज हो, हर अरूज को जवाल है सवाए अल्लाह के, एक तो ये चीज़ रखना चाहिए, और इसको एक एज ए अदारा ट्रीट करने की ज़रूरत है। देखिए, इसमें मैंने ऐसे ऐसे ज़रूरतमंद और ऐसे ऐसे आला पाए के मौसीकार हैं और अदाकाराएँ हैं, और इतनी वो बुरे हालात में हैं, हम जितना हमारा बजट है उसमें मैक्सिमम कोशिश करते हैं। स्टीयरिंग कमेटी फॉर वुमेंस, उसमें भी आप मेंबर हैं, ठीक है, तो हरासमेंट के काफ़ी मसाइल आ रहे हैं, वुमेंस जो हैं वो शायद उस कदर सेव नहीं महसूस कर रही पाकिस्तान में जिस कदर होना चाहिए, तो इनका क्या हल आप देखती हैं, किस तरह से इन मसाइल को? अगर बात करते हैं हरासमेंट की, तो इसमें हमारा पहला एक वो होता है कि जी तालीम की कमी है, ये चीज़ें। वो मैंने इस केसेस में बड़े बड़े तालीम याफ्ता को मुलव्वस देखा, बड़े बड़े मामलात। असल में अब कुछ बेसिक चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है।
मैं खुद भी बीइंग अ वुमेन, एक माँ भी हूँ, बेटी भी हूँ, और इतनी पॉलिटिकल स्ट्रगल की एक में हम भी जो हालात और वाक़यात फेस करते हैं, क़वानीन बने हुए हैं। पिछले टेन्योर में भी हम सब अपोजिशन तमाम पार्टियों की ख़वातीन ने अपनी पार्टी लाइन से अबव होके, लगता था असेंबली में 2 पार्टियाँ, एक मर्दों की, एक औरतों की। हमने हरासमेंट पर पूरा पैकेज दिया था वुमेन डे पे। अब क्या हुआ, उनकी इम्प्लीमेंटेशन, उनकी इन्फोर्समेंट नहीं है। हमने कहा जी हम क्राइसिस सेंटर बनाएंगे, 1 विंडो ऑपरेशन होगा। जब कोई सेक्सुअल हरासमेंट होती है उसका सबसे बड़ा एविडेंस होता है फिजिकल, जो उस पर आपको मेडिको होता है। पुलिस थाने चले जाएं, रिपोर्ट के लिए एक मर्द बैठा हुआ है, औरत का कंफर्ट लेवल ही नहीं है। फिर जिस किस्म की क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, इट्स ऑल्सो हरासमेंट। और उसके बाद उस चीज़ को अगला बंदा पैसे लगा दे या पावरफुल हो, तो वो उस चीज़ को इतना डिले किया जाता है कि फिजिकल एविडेंस ख़त्म होने शुरू हो जाए। तो हमने क्राइसिस सेंटर जो कहा उसको 1 विंडो ऑपरेशन का कहा, कि जहाँ पे औरत की रिपोर्ट भी हो जाए, मेडिको भी वहीं हो जाए, और लॉयर भी उसको वहाँ मिल जाए। एक साइकोलॉजिकली जिस ट्रॉमे से वो गुजरती है, उस ट्रॉमे से निकालने के लिए भी उसकी मदद होनी चाहिए। अगर उसका घर ही नहीं रहा, घर से निकलना पड़ता है, समटाइम तो पेरेंट्स भी ऑन नहीं करते हैं ऐसे ऐसे वाक़यात। और जैसे आजकल आप बच्चों के देख रहे हैं ना, वाक़यात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसमें ना हमारे कल्चर में, हमारे माशरे में, हमारे घरों में बहुत माजरत के साथ एक पेरेंट्स का रोल ख़त्म होता जा रहा है, वैनिश। दानी नाना होते थे, दादा दादी होते थे, वो अपनी कहानियों में ही आपको मॉरल वैल्यूज़ बताते थे। बिल्कुल ठीक। सच और झूठ। और आज माँ तरबियत करती थी कि बेटा जैसे तुम्हारे घर में मैं माँ हूँ, ये बहनें हैं, बाहर निकलोगे हर औरत तुम्हारी माँ और बहन है, इसी नज़र से देखना है। ये हम लोग इसमें कई जगह ऐसे आर्गूमेंट भी आते हैं कि इस हुलिये में निकली, उस हुलिये में निकली। वो भी मैं समझती हूँ कि वो भी हमारा एक मुस्लिम माशरा है, हमें इन चीज़ों का भी लिहाज करना चाहिए, लेकिन ये कोई तहवील नहीं है। हमें अपनी दरिंदगी को, ये जजमेंट, आप मुझे बताइए, जो छोटे बच्चे हैं वो किस हुलिये में निकलते हैं? बिल्कुल। 6 साल की बच्ची, 6 महीने की बच्ची, 2.5 साल की बच्ची, आज के अंदर की देखिए, ये है हमारी मजहब से दूरी। आपने कुरान पाक पढ़ना है, आपको कारी ने एक डंडा मार के कुरान पाक जुबानी पढ़ा दिया, और उसके बाद ना उसका मतलब समझाया, ना वो आपको वो तरबियत मिली, ना आपको घर से वो तरबियत ख़त्म हो गई। आज तालीमी अदारे में बहुत माजरत से बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन एक इंडस्ट्री बन चुकी है, उसमें से खेप निकल रही है। अब जो एक बड़ा स्कूल है उसमें से ब्यूरोक्रेट्स बन के निकलते हैं, एक जगह से सियासतदान बड़ी पकड़ों वाले निकलते हैं, एक से एक तबका जो है गरीब तबका, उसका बच्चा क्लर्क ही बन के निकलता है। एक हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम है उनमें अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरी की बात हो रही है, लेकिन उसमें से क्या खेप निकलती है, एक ही तरह के एक मशीनें हमने लगाई, फैक्ट्रियाँ, हम प्रोडक्ट बना के मार्केट में फेंक रहे हैं। ठीक है। और जो बड़े इंस्टीट्यूट्स के हैं वो तो इतने सुपीरियर कॉम्प्लेक्स में हैं, वो छोटी गाड़ी में बैठने वाले को तो इंसान कंसिडर ही नहीं करते। हमें माशरे में इत्दाल लाने की ज़रूरत है, बर्दाश्त लाने की ज़रूरत है। तालीम के साथ तरबियत माइनस हो चुकी है। आपके बारे में है कि ये आपकी तीसरी ज़िंदगी है, यानी कि आप 2 दफ़ा इस दुनिया से कूच कर गई, दूसरी दुनिया में गई और फिर वापस आई। तो ये क्या वो कोई नई दुनिया थी, पुराने पाकिस्तान था, नया पाकिस्तान था, क्या सीन क्या था, कैसे? देखो, एक बार तो बचपन में हुआ, और उसमें ये वो कि मैं 2 हॉस्पिटल्स ने मुझे मेडिकली डेथ डिक्लेयर करके, अच्छा, और मेरे वालिद साहब कराची गए हुए थे, तो वो मेरा जनाजा सारा तैयारी हो रही थी, और मेरे वालिद साहब आए तो बस जनाजे से वो लाश उठा के भाग गए। तो सब ने कहा कि ज़हनी सदमा है अपनी बेटी की मौत का, लेकिन वो एक और हॉस्पिटल गए और उन्होंने कहा नहीं, मुझे यकीन है कि मेरी बेटी जिंदा है। अच्छा। डॉक्टर ने वहाँ भी कहा कि नहीं, शी इज़ नो मोर। मैं कहा नहीं, दोबारा देखें। वो 3 बार देखने के बाद पता चला कि वाकई कहीं डीप डाउन कोई पल्स हल्की सी महसूस, ठीक। सर्जरी हुई, और इस तरह का मेरा पूरा बाउल सिस्टम आर्टिफिशियल है। फिर एक मेरी सेकंड डिलीवरी पे, उस पर तो मैंने एक्सपीरियंस किया लाइफ आफ्टर डेथ। अच्छा। मुझे बिल्कुल पता चला कि इस तरह जान निकली, और एक शोर से फिर कमरा था और मैं कमरे की छत से खुद को देख रही थी। तब भी मेरे अबू मेरे पास थे, भागे गए हैं, मेरी सास थी और डॉक्टर आ रहे हैं और ये कर रहे हैं। तो मुझे समझ आ गई कि मैं गई। मेरा एक छोटा सा बेटा था और सेकंड बेबी मेरी, मैं वो प्रेग्नेंट थी। तो मैंने कहा नहीं, अल्लाह ताला कि माँ के बगैर ज़िंदगी बड़ी मुश्किल होती है, मेरा बेटा मेरे बगैर कैसे रहेगा। पूरी फाइट करके ना, जब उन्होंने मुझे इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए हैं तो मैं उठ के बैठ गई कलमा पढ़ते हुए, और उसमें डॉक्टर मेडिकली मेरा हार्ट बंद था इतने। अच्छा। तो मैं ये समझती हूँ तो ज़िंदगी के इस दोराहे को ना
बार बार जाना और बार बार आना। एक तो मेरे नज़दीक बहुत सारी उन चीज़ों की कदर और कीमत ख़त्म हो गई जिसके लिए लोग बड़ा स्ट्रगल करते हैं। वो है मटेरियल फ़ायदे, घर कोठी से इम्प्रेस होना, लोगों की गाड़ियों से, लोगों के लिबास से इम्प्रेस होना। मुझे अंदाज़ा है कि ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है और ज़िंदगी एक लम्हा लगता है आपको इधर से उधर जाने में। बिल्कुल सर। तो ये जंग अल्लाह ने आपको इसलिए नहीं भेजा कि कोठियाँ बना लो, घर बना लो, अच्छी नौकरी कर लेना, 5-10 बच्चे पैदा करके शानदार ज़िंदगी। नहीं, इसके पीछे एक मिशन है। अल्लाह ने अगर किसी चूंटी को भी बगैर मकसद पैदा नहीं किया, एक मक्खी को भी मकसद दे के पैदा किया है, तो हम तो अशरफुल मखलूक़ात हैं। हमें अपना टारगेट सेट करना है और हमें वापस जाना है और हमें उस अल्लाह को जवाब देना हम क्या करके आए हैं। तो अगर आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको चीज़ें समझ आ जाएं कि मौत बरहक है और ये एक लाइफ टाइम छोटा सा एक स्पैन है जो आपने गुजारना है, कुछ अच्छे काम करने हैं ताकि जब रोज़े हशर आप वो पुलिस सिरात पे गुजरना और जो दिखाए ना कि अल्लाह ये काम मैंने अपने हिस्से का काम किया। ठीक है, तो मैडम ये तो एक है स्पिरिचुअली एक्सपीरियंस जिसे हम कह सकते हैं आम अल्फाज। तो इस पे किसी आम बंदे को, जैसे आप कह रहे हैं मटेरियल वर्ल्ड के किसी बंदे को ये बात समझाना, तो लोग मजाक तो उड़ाते होंगे? देखिए लोगों को समझ इसलिए आता है कि रोज़ आपके इर्द गिर्द के लोग मरते हैं, आप उनको देखते भी हैं, आप उनके जनाजों में शरीक होते हैं, कब्रिस्तानों में जाके बैठते हैं, लेकिन आप ये समझ क्यों नहीं ऐसा समझते कि आप यहाँ नहीं आएंगे, कल आपने भी आना है। और मौत से ज़िंदगी की सबसे बड़ी दुनिया की हकीकत है। मैंने जब अभी पिछले इसी साल अप्रैल में मेरे वालिद साहब मेरे जो मेरी ज़िंदगी थे, मेरा सब कुछ थे, सबसे प्यारा रिश्ता, वो इस दुनिया से गए, तो मैं कब्रिस्तान तो जाती होती थी वैसे पहले भी। अब मैं घंटों बहाना जाके बैठती थी, मेरे सामने लोग दफना रहे हैं ये वो। जितना ज़्यादा क्लोजली हकीकत को समझ आते हैं ना, उतना आपकी सोच फिक्र बदल जाती है। अब मुझे नहीं फ़र्क पड़ता मैंने कौन से ब्रांड का जोड़ा पहना है या ये तीसरी बार पहना है, या ये आपकी प्रायोरिटी सेट ख़त्म हो जाती हैं। आपको आपके सामने हंसता बोलता भी मेरी 22 साल की भतीजी मेडिकल स्टूडेंट थी, सजदा करते हुए नमाज के दौरान अल्लाह ने उसको बुला लिया और वो मेरा कर्नल भाई है और वो इतना नेक और लेकिन इतना सख्त इम्तिहान है, ना बूढ़े का टाइम लिमिट है, ना जवान की, ना बच्चा। तो जब ये मेरे अल्लाह का हुक्म है, हमारा सांसों पे इख्तियार नहीं है, मैं तकब्बुर किस लिए करूँ, किस चीज़ पे करूँ? मैं तो अपनी अगली सांस पे भी नहीं हूँ होल्ड कर सकती इसको। तो ये थिंग्स हमें सोचने की डायरेक्शन, मैंने कहा ना हम अपने असल से दूर हो गए, हम खुदा से दूर हो गए, हम उसकी किताब से दूर हो गए, हमने मज़हब को समझा मौलवियों के थ्रू, हमने मज़हब को समझा जो हमने किसी ने बता दिया हमने कर लिया, खुद नहीं किया। लाइफ इज़ सो प्रेशियस और लाइफ का मकसद है चीज़ों को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। जी तो नाज़रीन बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है पसंदीदा। इसमें हम मैडम से मुख्तलिफ पसंदीदगी के बारे में पूछेंगे। मैडम आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार। नाम, पसंदीदा नाम? पसंदीदा नाम अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। अल्लाह का बंदा। जगह? पाकिस्तान। पाकिस्तान, पूरी दुनिया में पाकिस्तान आपको? पूरी दुनिया में पाकिस्तान इज़ माय लव। खाना? करेले गोश्त, भिंडी गोश्त, कश्मीरी से पूछोगे तो लंबी लिस्ट है। उसको मतलब खाने में कुछ भी मिलेगा? भिंडी गोश्त। अच्छा भिंडी गोश्त, ठीक है। खेल? खेल क्रिकेट। क्रिकेट, हाँ, और वैसे मैं बास्केटबॉल भी खेलती रही खुद भी। अच्छा, खान साहब की वजह से क्रिकेट पसंद है? क्रिकेट तो हाँ, शुरू से खान साहब की वजह से क्रिकेट ज़्यादा देखी। ठीक है। फिल्म? ही रांझा, पाकिस्तानी ही रांझा कमाल की फिल्म है, 1000 बार भी देख लें आपका दिल नहीं भरता। अच्छा ठीक, ये 2 दफ़ा बनी है? नहीं, जो पुरानी वाली है जिसमें अजमल खान साहब, फिरदौस साहिबा, और वो खूबसूरत फिल्म। ठीक है। एक्टर पाकिस्तानी फिल्म वगैरह के एक्टर हमजा अब्बासी, शान बहुत अच्छा है, हमारी रीमा ठीक है, बड़ी अच्छी एक्ट्रेस। और ड्रामों में मुझे सानिया सईद और शनाज शेख और मरीना खान। अच्छा। मशगला मुझे किसी ज़माने में शायरी कर लेती थी, अब तो खैर म्यूज़िक अगर टाइम मिले तो म्यूज़िक सुनना या फ्रेंड्स के साथ टाइम गुजारना। गाने पसंद है आपको? अच्छा म्यूज़िक, हाँ। तो शायरी गाना गा लेते हैं? तौबा करो, लोगों को भगा रहे। ये तो आप फिर मुकर रही है ना अपनी बात से, जो सुनता है वो गाता है। सुनना पसंद है, पर इससे ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अच्छा गाती भी हूँ। ठीक है। किताब मैं समझती हूँ सबसे प्यारी किताब कुरान पाक है। अगर आप उसको समझना पढ़ना शुरू कर देना तो उसमें पूरी दुनिया का इल्म है।
ठीक तो मैं उसको समझना या सूफीज़म पे जो किताब है, सियासतदान, कायदे आज़म नंबर 1 और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका, क्योंकि वो ज़बरदस्त सियासतदान थे। ठीक है। और उनके बाद कायदे आज़म और उसके बाद मेरा इमरान खान, ठीक है। असल कप्तान। ठीक। प्रोफेशन मौजूदा के अलावा अगर कोई डॉक्टर इज माई क्रेज, डॉक्टरी जो थी ना मेरा क्रेज था, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, मरीज बन गई डॉक्टर नहीं बन सकी, लेकिन डॉक्टर्स को मैं आज भी बड़े उसे, क्योंकि वो मसीहा हैं, ठीक है। वो लोगों की तकलीफ, जब आप पेन में होते हैं ना, तो आप, क्योंकि मैंने जिंदगी में पेन बहुत देखा है, मैंने आर्टिफिशियल बाउल सिस्टम, मेरी जिंदगी को बार बार बचाने वाले डॉक्टर्स थे। ठीक है। तो बहरहाल कईयों की गलत फैसलों से मैं मुब्तला भी हुई उसमें, लेकिन बहरहाल डॉक्टर जो पेशा है वो मेरा फेवरेट तरीका। ठीक है जी। तो नाज़रीन अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है हाँ या ना। इसमें जिस सवाल का जवाब हाँ होगा मैडम ना कहेंगी, जबकि जिस सवाल का जवाब ना होगा मैडम हाँ कहेंगी। मैडम तैयार हैं आप? मुश्किल काम है, तैयार हूँ। 2 और 2 4 होते हैं? ना। नहीं होते। इंटरेस्टिंग जवाब। H2O पानी का फार्मूला है? ना। चाय का होगा। 1992 में आप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की नायब कप्तान थी? हाँ। अच्छा, ये पीटीआई की तब से स्ट्रगल जारी है आपकी। ठीक है। आप मुर्दों की वजीर आजम भी रह चुकी हैं? हाँ। अच्छा, आप फिर वहाँ की नवाज शरीफ होंगी कि जब इलेक्शन जीत गई, ठीक, नहीं तो वापस जिंदा हो गई, वापस जिंदा हो गई। वहाँ की वजीर नवाज शरीफ हैं आप उनके? वैसे मुर्दों से राब्ता शाब्ता रहता है मेरा। ठीक है। अब वो आपको वहाँ पे नवाज शरीफ कहते होंगे कि जब अल्लाह आप ना करे। नहीं, जब आप इलेक्शन जीतती हैं तो वहीं पे रहती हैं, जब हार जाती हैं तो जिंदा हो जाती हैं वापस। लेकिन मैं किसी हालत में भी नवाज शरीफ नहीं कहलवाना चाहती। ये आपका तीसरा जन्म है? हाँ। जो हालात चल रहे हैं लग तो ऐसे रहे। मरियम औरंगजेब साहिबा पिछले जन्म में आपकी खाला थी? हाँ, वैसे हम जन्मों पे बिलीव नहीं करते। ये सगी थी या मुंह बोली थी? ना वो सगी हो सकती है, ना वो मुंह बोली मेरी खाला थी, वो नहीं हो सकती। सियासत पाकिस्तान का कौमी खेल है? हाँ हाँ हाँ। हाँ मतलब नहीं। मतलब नहीं। मुर्दों वाली या जिंदा वाली? कोशिश तो करूंगी जिंदा रहूं, लेकिन अगर नहीं रही तो फिर अल्लाह ताला माने। अल्लाह की अर्ज़ी। जी, तो नाज़रीन बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है पहला बाद में। इसमें मैडम पहले सवाल का जवाब नहीं देंगी, जबकि दूसरे सवाल का जवाब वो देंगी जो पहले का था, और तीसरे का वो जो दूसरे का था। मैडम तैयार हैं आप? कोशिश करती हूँ। मुश्किल यादाश्त काम कर जाए। अच्छा ठीक है। तुर्की के सदर कौन है? स्किप। गवर्नर पंजाब कौन है? उर्दगान। तैयब उर्दगान गवर्नर पंजाब बन गए हैं, तुर्की से उनकी छुट्टी। पंजाब के ऑपोजिशन लीडर कौन है? गवर्नर सरवर साहब। सॉरी सरवर साहब ऑपोजिशन में चले गए हैं, उन्होंने छोड़ दिया मीडिया। ठीक है। गुज़श्ता रोज़ शरीफ ख़ानदान के किस बच्चे की शादी लंदन में हुई? हमजा शहबाज। हमजा शहबाज साहब ने कुछ चौथा पांचवा निकल के। ठीक है। आपका पसंदीदा गुलकार? जुनैद सफदर। जुनैद सफदर आपके पसंदीदा गुलकार हैं? अच्छा, एक गाने की वजह से आपको उन्होंने इतना मुतासर कर दिया। बराबरी पार्टी के चेयरमैन कौन है? इब्रारुल हक। हाँ, इब्रारुल हक बराबरी के आगे। बराबरी में आगे। वो भी तो वही वो समझ रहे थे यहाँ बराबरी नहीं। ठीक। पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा? जवाद ने। जवाद अहमद साहब ने पाकिस्तान का कौमी तराना लिखा। वो अपने गाने लिख ले, इतने बहुत पार्टी का मैनिफेस्टो लिख रहे होंगे बेचारे। पाकिस्तान के कौमी शायर कौन है? हफीज जलंधरी। हफीज जलंधरी साहब पाकिस्तान के कौमी शायर हो गए। चले मैडम, बहुत शुक्रिया, बहुत इंटरेस्टिंग जवाब दिया आपने। मुश्किल थे लेकिन आपने उनको उस तरह से टैकल किया। जी, तो नाज़रीन ये था आज का सवालनामा, जिसमें सादिया सोहेल राना साहिबा ने अपनी तालीमी सफ़र, अपने सियासी सफ़र और जिस तरह के वो क्या कह सकते हैं अनएक्सपेक्टेड वाक़यात उनकी ज़िंदगी में हुए, उनका उन्होंने खुलासा हमें बताया। तो अगले सवालनामे में एक नए गेस्ट के साथ, एक नए सवालनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।